We are going to discuss about abnormal uterine bleeding. But before that, we should know what is a normal menstrual bleeding, जो रेगुलर हो, ठीक है, और कितने पीरियोडिसिटी रहनी चाहिए, 21 to 35 डे साइकिल, एंड ब्लीडिंग फॉर 2 to 8 डेज, एंड एवरेज अमाउंट 35 to 50 ml होता है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि फ्रिक्वेंट मेंसेस है, बार बार आ रहे हैं, बार बार का मतलब होता है कि साइकिल लेंथ इज लेस देन 24 डेज, एंड इनफ्रिक्वेंट का मतलब है कि साइकिल लेंथ इज मोर देन 38 डेज। हैवी कब बोलेंगे, जब 80 ml से ज़्यादा होता है, और स्कैंटी कब बोलेंगे, जब 5 ml से कम हो, राइट। अब इसे हमने क्लासिफाई कर दिया है पाम कॉइन क्लासिफिकेशन। जो पाम के अंडर होंगे वो स्ट्रक्चरल कॉजेज होंगे, और जो कॉइन के अंडर होंगे वो नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज होंगे, ठीक है। सो पाम के अंडर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं पी स्टैंड्स फॉर पॉलिप्स, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमास, देन मेलिग्नेंसी एंड हाइपोप्लेशिया, ठीक है। तो ये चार आते हैं। कॉइन में क्या आएंगे, कोएगुलोपैथी, ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन, एंडोमेट्रियल, याट्रोजेनिक एंड नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड या नॉट येट क्लासिफाइड, ठीक है। तो ये दो आते हैं। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग पी। तो कई बार फॉर्मूला के फॉर्म में भी लिखा होता है, ठीक है, और नीचे लिखा होगा पी, पॉलिप। नाउ इट कैन कॉज मोस्टली इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हैवी भी करवा सकता है, इरेगुलर भी करवा सकता है, लेकिन मोस्टली इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करता है, ठीक है। क्यों हो सकती है पॉलिप में ब्लीडिंग? क्योंकि इस पॉलिप के सर्फेस पे मे बी अल्सरेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, मे बी द पॉलिप कैन गेट इन्फेक्टेड, और इट कैन ट्विस्ट ऑन इट्स पेडिकल, ठीक है, और इस कारण से इस्चीमिया हो जाए, और नेक्रोसिस, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। नाउ दिस पॉलिप इज एस्ट्रोजन डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसे हम डायग्नोस कैसे करेंगे? अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड में हमें फनल वेसल साइन मिलेगा, ठीक है, या हम करा सकते हैं सेलाइन यूट्राइन सोनोग्राफी, एंड एट लास्ट हिस्टेरोस्कोपी। ये डायग्नोस्टिक भी रहेगा और थेराप्यूटिक भी। नेक्स्ट इज AUBA, दैट इज एडिनोमायोसिस। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एडिनोमायोसिस? एंडोमेट्रियल, मतलब आपका एंडोमेट्रियम along with the glands, they are present inside the myometrium. It is also estrogen dependent and more common in multiparous women. Severe congestive dysmenorrhea and heavy menstrual bleeding. So this is जहाँ से हम हिस्ट्री में पिकअप कर सकते हैं कि ये कहीं एडिनोमायोसिस तो नहीं है। There will be diffuse enlargement of the uterus and uterus is going to be soft to feel but it is going to be tender, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। सो हमें अल्ट्रासाउंड में देखने को मिल सकती है मायोमेट्रियल सिस्ट्स। अदर नेम्स आर सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस एंड वेनेशियन ब्लाइंड अपीयरेंसेस। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। MRI पे हमें थिकनेड थिकनेस मिलेगी ऑफ जंक्शन जोन। नेक्स्ट इज AUBL, लियोमायोमास, ठीक है। मोस्टली एसिम्टोमेटिक भी रह सकते हैं या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है। आपके जो ये फाइब्रॉइड्स होते हैं, ये इंट्राम्यूरल हो सकते हैं, सब म्यूकोजल हो सकते हैं, सब सिरोसल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके सब म्यूकोजल वाले हैं, दीज आर द वन जो मोस्टली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करते हैं। लेकिन कोई अगर कैविटी के अंदर है, ठीक है, तो पॉलिप के फॉर्म में फाइब्रॉइड पॉलिप इंट्राकैविटरी, तो वो वाला आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी इरेगुलरली इनलार्ज्ड यूट्रस, इट इज गोइंग टू बी फर्म टू फील एंड नॉन टेंडर, यहाँ पे कोई टेंडरनेस नहीं होगी। डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड है, सेलाइन इन्फ्यूजन, सोनोग्राफी है, एंड हिस्टेरोस्कोपी कर सकते हैं। देन AUBM, मेलिग्नेंसी एंड हाइपोप्लेशिया। आपको यहाँ पे सर्विक्स की भी देखनी है और एंडोमेट्रियम की देखनी है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। नाउ दिस व्हाई द मेलिग्नेंसी अकर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्सपोजर। इंक्रीजिंग एज के साथ हो सकता है। प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एनोवुलेटरी साइकिल्स, क्योंकि फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा, तो ईस्ट्रोजन को अपोज करने वाला कोई नहीं है। और आइदर देयर इज हिस्ट्री ऑफ टोमेक्सिफेन यूज, तो यहाँ पे आप एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग कर सकते हैं, और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे ही हमें कंफर्म होगा डायग्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज AUBC, दैट इज कोएगुलोपैथी। तो यहाँ पे लॉन्ग हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम मिनाकी एंड हैवी ब्लीडिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मिनाकी से ही आपको हैवी ब्लीडिंग रहेगी, ठीक है। प्यूबर्टल या एडोलेसेंट एजेस में ज़्यादातर 80% देखा जाता है, बाकी ओल्डर एजेस में 20% हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यंग में ही हो। अदर हिस्ट्री इज गोइंग टू बी लाइक PPH की हिस्ट्री रही हो, पोस्टमार्टम हेमरेज, और हिस्ट्री ऑफ सर्जरी रिलेटेड ब्लीडिंग, हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग विद डेंटल प्रोसीजर्स, ब्रूजिंग, एब्स्टेक्सिस एंड गम ब्लीडिंग। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज AUBO, ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन। इसमें भी आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मिलेगी, इरेगुलर साइकिल्स रहती हैं, डिलेड रहेंगी, और फिर जब साइकिल्स आएंगी तो दे आर गोइंग टू बी एक्यूट हैवी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग रहेगी, ठीक है। और एडोलेसेंट में ज़्यादातर यही कारण रहता है, एंड कॉमनली सीन इन पेरीमेनोपॉजल women too. Now, what can be the underlying cause of chronic and ovulation? Obesity, androgen excess state, thyroid disorders, hyperprolactinemia, chronic illness, excessive exercise, eating disorders, and stress. AUBE, endometritis या prostaglandin का imbalance हो, आई में यहाँ पे hormonal contraceptives, anticoagulants, or some others can be there. They are not yet classified. It may include AV malformations and myometrial hypoplasias. So how we are going to clinically evaluate? We're going to see the age of the patient. We have to take a thorough history. Then we have to characterize the bleeding pattern. कोई medical history तो नहीं है, या previously आपने कोई treatment लिया हो, ठीक है. Then history of coagulopathy. Then exclude pregnancy. We have to even exclude the pregnancy. Then physical and pelvic examination has to be done. तो एनोव्यूलेटरी साइकिल्स की आप हिस्ट्री कैसे लेंगे? उसमें आप पूछेंगे हिस्ट्री ऑफ एंड्रोजन एक्सेस स्टेट्स के बारे में कि वेट गेन, वेट लॉस की हिस्ट्री तो नहीं है, थायराइड डिसऑर्डर्स एंड इट्स सिम्टम्स, हिस्ट्री ऑफ गैलेक्टोरिया, हेडेक, विजुअल सिम्टम्स, और एनी हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक इलनेस, हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक एंड कॉन्ट्रासेप्शन,
हिस्ट्री ऑफ एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक डिस्मेनोरिया, क्रॉनिक पेल्विक पेन, वेजाइनल डिस्चार्ज, इनफर्टिलिटी तो नहीं है या पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग तो नहीं है। देन एग्जामिनेशन में हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, पर स्कैपुलम करेंगे ताकि हम सर्विक्स में अगर कोई फाइंडिंग्स हैं उन्हें एक्सक्लूड कर सकें। देन पर वेजाइनल फाइंडिंग्स में अगर तो हमें एक इरेगुलरली इनलार्ज्ड यूट्रस विच इज़ फॉर्म टू फील एंड दिस इज नॉन टेंडर, तो वो फाइब्रॉइड हो सकता है। अगर यूनिफॉर्मली इनलार्ज्ड यूट्रस है, सॉफ्ट है और टेंडर है, तो मे बी एडिनोमायोसिस हो सकता है। ठीक है, सो पीवी फाइंडिंग्स है, मे बी हमें कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की फाइंडिंग मिल जाए, कोई एडिनिक्सल मास मिल जाए। ठीक है, देन पेल्विक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं ताकि हमें डायग्नोसिस मेक कर सकें हम, और साथ ही साथ हम एंडोमेट्रियल थिकनेस देख सकें। लैब इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे लाइक सीबीसी, सीरम टीएसएच, प्रोलैक्टिन लेवल्स, कोएगुलेशन प्रोफाइल, स्क्रीनिंग फॉर क्लामाइडियल सर्विसाइटिस। एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करेंगे कब? जब एज ऑफ द पेशेंट इज मोर देन 40 ईयर्स, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स फॉर malignancies there, prolonged history of annual ovulatory cycles, and जितनी भी हमने मेडिकल मैनेजमेंट की वो सारी फेल हो गई हो, देन वी कैन इवन डू MRI pelvis. सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक द मैनेजमेंट? तो ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रीटमेंट ऑफ कॉज करेंगे। ठीक है, तो जो भी रीज़न है उसको ट्रीट करेंगे, और हमारे गोल्स रहेंगे कि हम ब्लीडिंग को कम करें, साइकिल को रेगुलराइज करा दें। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन का भी ध्यान रखेंगे, और कॉम्प्लिकेशंस जितनी भी हो वो कम से कम हो। ठीक है, सो व्हाट ऑल अदर ड्रग्स जो हम यूज़ कर सकते हैं? वी हैव नसेट्स, ट्रेनिक्समिक एसिड, कंबाइंड OCPs, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑर्मेलॉक्सिफिन, GnRH एंड नॉक्स, बट दे आर नॉट टू बी यूज्ड मोर देन 6 months। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन कि कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पॉलिप है तो हिस्टेरोस्कोपी पॉलिपेक्टमी कैन बी डन, और अगर बार बार हो रहे हैं तो सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? LNG, इंट्रा यूट्राइन सिस्टम्स एंड कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लियोमायोमास अगर है तो हम ध्यान देंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द एज, पैरिटी, सिम्टम, फर्टिलिटी डिजायर, तो इंडिविजुअलाइज करेंगे हम पेशेंट की ट्रीटमेंट को। जैसे कि कोई टाइप 0 और टाइप 1 है तो उसमें तो हमें मायोमेक्टमी या हिस्टेरोस्कोपिकली ही उन्हें मैनेज करना पड़ता है, लेकिन 2 to 6 अगर है अकॉर्डिंग टू द फीगो क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में भी उसे ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ये फेल हो जाए, ठीक है, और इनफर्टिलिटी हो रही है, देन वी गो फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम सबसे पहले मायोमेक्टमी ही करेंगे। ठीक है, देन इन एडिनोमायोसिस अगेन वी गोइंग टू इंडिविजुअलाइज आवर ट्रीटमेंट। यंग है, नॉट इमीडिएट कंसेप्शन, तो हम LNG यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड लाइन में हम GnRH यूज़ कर सकते हैं या एडिनोमायोमेक्टमी कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलिटी इज नॉट द कंसर्न, तो आप फिर से आप यहाँ पे LNG यूज़ कर सकते हैं, और ये फेल हो जाए या पेशेंट रिफ्यूज़ कर ले तो हिस्टेरोटॉमी कर सकते हैं। देन अगर मेलिग्नेंसी एंड हाइपरप्लेजिया है, सो in such cases we do not have to give estrogen। ठीक है, तो अगर तो हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया है तो वी आर गोइंग टू गिव ओनली प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जैसे मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन। ठीक है, या LNG भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद एटीपिया है देन हिस्टेरोटोमी हैज़ टू बी डन, और इफ द पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज कॉइन का ट्रीटमेंट, मेडिकली भी कर सकते हैं, सर्जिकली भी कर सकते हैं। मेडिकल में हम हार्मोनल, नॉन हार्मोनल आते हैं, जैसे कि नसेट्स, ट्राइनेक्सिमिक एसिड, कंबाइंड OCP, साइक्लिक ओरल प्रोजेस्टेरोन, LNGs। ठीक है, एंड GnRH एनालॉग्स। तो और सी, सबसे पहले कॉइन का सी हम देख रहे हैं तो उसमें हम नसेड्स नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन हम उसमें ट्राइनेक्सिमिक एसिड एंड कंबाइंड OCPs देख सकते हैं। ठीक है, ओ वाले पार्ट में हम हार्मोनल्स दे सकते हैं, है ना, सो OCPs देंगे, साइक्लिक OP, LNG यूज़ कर सकते हैं। ई में हम नसेड्स और कंबाइंड OCPs देखेंगे। ठीक है, और हमारी सर्जिकली ट्रीटमेंट में रहता है एंडोमेट्रियल एब्लेशन, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड हिस्टेरेक्टमी, बट इन केसेस में तो फर्टिलिटी इज इम्पेयर्ड, राइट, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स डिजायर फॉर कंसेप्शन।